Assalamu alaikum friend. Myself I'm Rahman Rashid. In this video I'm gonna show you basic tips for learn English language. So first of all I introduce myself. This is my first video where I have shown my physical appearance. So from my profession I am doing electrical engineering in power, and in this video I am gonna show you basic tips for learn English language. So this is just basically a bilingual language video, and in this video I use a bilingual language, means half English and half Urdu. So in this way you can learn easily the basic tips for learn English language. So let's start it. तो सबसे पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के फ़ायदों को बयान करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें ज़्यादा फोकस अपनी मादरी ज़बान उर्दू पे देना चाहिए, क्योंकि हमारी मदर टंग क्या है, उर्दू। और मुल्क में हमारी कंट्री में इंग्लिश को ज़्यादा फोकस इसलिए दी जाती है बेसिकली क्योंकि इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स वगैरह में आजकल जो मुश्किलात दुश्वार होती हैं लोगों को, वो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की ही होती हैं, जो कि लोगों को बोलना नहीं आ रही होती, या कॉन्फिडेंस नहीं होता, या कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे या उनको कैसा फ़ील होगा। तो ये ज़रा बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, माशरे में इंग्लिश बोलने का। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि हम अपनी मादरी ज़बान कौमी ज़बान यानी उर्दू पे फोकस दें तो हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि जो कौमें इस दुनिया में तरक्की पजीर हैं, मीन्स चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, वो इसलिए तरक्की करती हैं क्योंकि वो अपनी कौमी टंग यानी मदर टंग मादरी ज़बान पे ज़्यादा फोकस देती हैं, इसलिए वो कौमें कामयाब हैं। तो हमारे मुल्क में इंग्लिश की अहमियत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा फोकस दी जाती है। ये हमारी बदकिस्मती है। तो चलें सारी बातों को साइड में रखते हुए हम बेसिक टिप्स फॉर लर्न इंग्लिश लैंग्वेज पे आ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जॉब्स वगैरह में ज़्यादातर इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह आप पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, आपका इम्प्रेशन दूसरे बंदे पे जो कि आपका बॉस वगैरह होता है। तो ये बेसिक टिप्स हैं कुछ जो मैंने खुद प्रेजेंटेशन बनाई है, इसको समझते हुए आप इजीली इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकेंगे इंशाल्लाह इन द एंड। तो पूरी वीडियो देखें और सीखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म ऑफ वर्ब का पता होना चाहिए। बेसिकली मिनिमम हमें 50 फॉर्म ऑफ वर्ब याद होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब को लें उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं और उसमें क्या चेंजेस आती हैं फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म में, ये हमें पता होना चाहिए। और ये मिनिमम हमें 50 फॉर्म ऑफ वर्ब याद होने चाहिए, जैसे कि 3 मैंने इसमें लिखे हुए हैं अपने प्रेजेंटेशन में, जो कि मैंने खुद बनाई है, और ताकि हम इसके थ्रू मैं इजीली समझा सकूं टिप्स जो कि मैंने खुद समझी हैं और ख़ुद बनाई हैं, ताकि इजीली आप इसको समझ के इंग्लिश बोल सकें। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें मेंशन है। हमें फॉर्म ऑफ वर्ब मिनिमम 50 याद होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए, ताकि ईज़िली हम उसको अप्लाई कर सकें अपने इंग्लिश के सेंटेंस वगैरह में, क्योंकि टेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए भाई। उसके बाद टेंसेस की बेसिकली 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, यानी मीन्स प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह पास्ट के 4 होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह फ्यूचर के भी 4 होते हैं, पास्ट फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो लेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इजी वे में समझने के लिए मैंने इसके फॉर्मूले भी मेंशन कर दिए हैं और 1-2 एग्जांपल भी लिख दिए हैं, ताकि कोई भी इसको समझ के प्रेजेंटेशन को देख के सेंटेंस बनाना सीख सकता है। और क्योंकि टेंसेस का इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश लैंग्वेज ईज़िली बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, जब तक आपको टेंसेस ना आ जाएं तब तक आप इंग्लिश ईज़िली नहीं बोल सकते। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे ज़रूरी ये भी है कि हमें फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद टेंसेस का आना ज़रूरी है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला मौजूद है, इसमें सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन वगैरह ही, शीट, आई, यू, वी, दे यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब एस और येस यूज़ करेंगे, वो ही शीट के हिसाब से अगर होगा एस और येस यूज़ करते हैं। बेसिक तो नॉलेज आपको खुद ही होगी, जैसे कि इस एग्जाम्पल भी मैंशन है मैंने कर दिया। और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस पर आ जाते हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो इज़, एम, आर यूज़ होता है, एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव आता है, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन यूज़ होता है और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद पास्ट सिंपल पे आ जाएं, तो पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट यूज़ होता है, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट।
इस तरह पास्ट कंटिन्यूस में आ जाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें वॉज एंड वर यूज़ होता है, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। तो इसकी एग्जाम्पलें मौजूद हैं जिसके थ्रू आप इजीली इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस पर आ जाएँ तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह इसकी एग्जाम्पल भी मौजूद है और इसको भी आप इजीली लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आप इंग्लिश इसके थ्रू इजीली लिख सकें और बोल सकें टेंसेस के थ्रू। फ्यूचर सिंपल पे आ जाते हैं तो फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट प्लस विल, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो विल होता है, और देन शैल भी यूज़ करते हैं। पहले के लोग जब शुरू की इंग्लिश जो यूज़ हुई थी 1980 के दौर में, यानी उस वक्त टाइम पे जो मैंने पढ़ा है उस हवाले से, मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से पहले के लोग शैल यूज़ करते थे, पर बेसिकली ज़्यादातर विल यूज़ होता है, और वैसे हम इसमें शैल भी यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज़ होता है इसमें, एंड देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट में आ जाए तो इसमें विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव बीन फ्यूचर कंटिन्यूस में है, इसमें विल हैव के बाद बीन यूज़ हो जाता है, एंड देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसकी भी एग्जांपल मैंने लिख दी थी ताकि समझने में आसानी हो सके जब आप इस प्रेजेंटेशन को देखें और इस वीडियो को देख के समझें, तो आपको इजीली समझ आ जाए थ्रू एग्जांपल भी और थ्रू फॉर्मूले भी। ये सब मैंने खुद इस प्रेजेंटेशन में मेंशन कर दिए थे ताकि समझना आसान हो जाए। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। ये हम बचपन से ही जानते हैं कि देयर आर 9 पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच में भी हमें ये पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ कहाँ करते हैं और इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है और इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच में जो इनकी पार्ट ऑफ स्पीच है इनकी डेफिनेशन क्या है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। ठीक है, जैसे कि नाउन हो गया, बेसिकली सबको पता है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एनिमल थिंग। इस तरह प्रोनाउन हो गया, यूज इंस्टेंट ऑफ नाउन, एंड वर्ब हो गया, शो एक्शन, एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, and adjective describe noun and pronoun, when preposition describe position of something etc. The ball is on the table and the book is in the box। तो इस तरह preposition किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करता है। एंड आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल जो यूज़ होते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री के आगे यूज़ होते हैं, जैसे कि द कायदे आज़म, दी सिटी स्कूल। एंड दो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो दो टाइप के होते हैं, एन और आ। जो एन यूज़ होता है बेसिकली वो वोवल्स, वो वर्ड जिसका पहला अल्फ़ाबेट वोवल से शुरू हो उसके आगे एन लगता है, और वो वर्ड जिसका पहला अल्फ़ाबेट विदाउट दैन वोवल्स मीन्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसके आगे हम आ लगाते हैं। ये एन और आ को यूज़ करने का ईजी तरीका है जो कि मैंने खुद सीखा है और उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है, और वही मैं आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। और इंटरजेक्शन बेसिकली जो डिस्क्राइब करते हैं फीलिंग वगैरह को, कोई भी हम खुशी के मोमेंट हो गए या कोई मैच जीतते हैं तो वो जो फीलिंग को शो करते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। कंजक्शन बेसिकली किसी भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं उसे हम कंजक्शन कहते हैं, और ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। उसके बाद आ जाते हैं बेसिकली जो नेक्स्ट चीज़ है, सबसे पहले वर्ब हमें पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ वर्ब, उसके बाद टेंसेस का पता होना चाहिए हमें, एंड देन उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद आती हैं हम नरेशन पे। इंग्लिश लैंग्वेज के टिप्स में नरेशन नेक्स्ट टिप्स है हमारी नरेशन। नरेशन बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट नरेशन होती है और इनडायरेक्ट नरेशन होती है। डायरेक्ट नरेशन में वो बात कहते हैं जो हम डायरेक्टली किसी से कन्वे करते हैं बगैर किसी बात को पहुँचाए, यानी किसी सेकेंड पर्सन को के थ्रू हम अपनी बात को ना पहुँचाए, डायरेक्टली किसी से हम बात करें उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मीन्स शी सैड आई वुड नॉट बी द विक्टिम। ये एक एग्जाम्पल है कि उसने कहा था कि वो विक्टिम नहीं थी, बट बेसिकली उसने डायरेक्टली वे में उसको डिस्क्राइब कर दिया। पर इनडायरेक्ट वे में जब वो कहेगी तो वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपनी बात को कन्वे कराएगी, जो कि इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। तो बेसिकली इसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए नरेशन की इंग्लिश लैंग्वेज टिप्स में। एंड देन फिर उसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव वॉइस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसलिए मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स एक्टिव पैसिव वॉइस की नेट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लिखना टाइप करना प्रेजेंटेशन में। तो इस तरह एक एग्जांपल ले ली थी, तो इसके थ्रू आप इजीली एक्टिव में पैसिव वॉइस को भी समझ सकते हैं। जैसे कि सुई चेंज द फ्लैट टायर वॉज चेंज बाय सुई। इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है, और पैसिव वॉइस में बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम पहले यूज़ करते हैं और इसमें टेंसेस की भी चेंजेस होती है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसकी डिटेल्स वीडियो वगैरह भी मैं बना दूंगा, और बाकी इसकी डिटेल्स वीडियो नेट पर भी अवेलेबल है, और उसके थ्रू भी आप इजीली एक्टिव पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। पर बेसिकली ये भी एक टिप्स में हिस्सा है एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में और उसको
समझने में और लिखने में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए मैंने इसको भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को भी अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया। एंड देन उसके बाद आ जाते हैं कि हमें 3000 वोकेबलरी याद होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी याद होगी हमें, तो उसके थ्रू हम ईज़िली इंग्लिश लैंग्वेज को बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। तो इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स मैंने मेंशन कर दी हैं इसमें वोकेबलरी की। तो इसी तरह हमें 3000 या 4000 के करीब मिनिमम वोकेबलरी या वर्ड्स छोटे मोटे याद होने चाहिए, जिसके थ्रू हम इजीली इंग्लिश बोल सकें और लिख सकें। तो वोकेबलरी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद बेसिक नॉलेज हमें सिनोनिम एंटोनिम की होनी चाहिए, एंड वर्ड अपोजिट, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये तो बेसिक हैं, इसको भी हमें पता होना चाहिए ताकि इसको भी हम यूज़ कर सकें। इन दी एंड बस ये कहना चाहूँगा कि हमें जब इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख लें तो हम उसको मिरर के सामने बोलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, छोटी मोटी बातें करें उसको इंग्लिश में, घर वालों के साथ छोटी मोटी टॉक करें इंग्लिश में। इसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। इस तरह आप इंग्लिश सीखेंगे और बोलना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको लिखने में मतलब होता है तो आप खुद से ऐसे लिखें, स्टोरी लिखें, पैराग्राफ लिखें अपने। इसके थ्रू आपकी राइटिंग स्पीड और इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो इन्हेंस होगी। उसके बाद आप स्पीच सुने इंग्लिश की, क्योंकि सॉन्ग सुनना तो सही नहीं है, क्योंकि सॉन्ग्स में बेसिकली इंग्लिश सॉन्ग्स में आपको इंग्लिश इतनी ज़्यादा क्लियर होती नहीं है। तो सुनिए इंग्लिश स्पीच सुने, जैसे कायद आज़म की बहुत सारी स्पीचेज़ इंग्लिश में हैं, और बाकी जितने भी पॉलिटिक्स हैं बाहर के, वो पॉलिटिशियन हैं बाहर के, वो ज़्यादातर इंग्लिश में स्पीच करते हैं, वो सुने, उसको समझें। उसके थ्रू आपकी इंग्लिश इन्हेंस होगी। लिसनिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए आपकी इंग्लिश को समझने के लिए। उसके बाद हम न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं, डॉन न्यूज़ वगैरह हो गए इंग्लिश के, तो उसके थ्रू भी हम अपनी वोकेबलरी और इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरी टिप्स थी, और बेसिकली सबसे ज़्यादा यही है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने और समझने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करें अपनी नॉलेज को, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा अपनी तालीम को दूसरों तक कन्वे करेंगे, ये भी एक सवाब का काम है और सदका जारिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड माई सेल्फ आई एम रमान रशीद। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि वो ईज़िली होके फ्रीली होके अपने घर में बैठ के ये यूट्यूब के थ्रू, मेरी इस वीडियो के थ्रू इंग्लिश सीखें। क्योंकि आजकल जो कोचिंग सेंटर वगैरह में इंग्लिश सिखाई जाती है, बेसिकली वो पागल बना रहे होते हैं और ज़्यादा इंग्लिश पर फोकस नहीं दे रहे होते, जो कि बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों के साथ, ताकि वो इस वीडियो को देखें और इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और जब वो कुछ ना कुछ सीखेंगे तो ज़रूरी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे उनको भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना सवाब का काम है। तो ये नेकी करें, नेकी समझ के आगे तक पहुँचाएँ, और बेसिकली बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, फिर मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ, और बेसिक सोशल इशूज़ पे भी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें, सो यू कैन वॉच मोर वीडियोज़ एंड यू कैन एन्जॉय in my next video. So connect with me. Thank you so much for watching it. Allah Hafiz.